वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों बहुत मजे से अपनी लाइफ गुजार रहे हों। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 7 और मिड टर्म का ये आप लोगों का लास्ट लेसन है। इसके टोटल 15 लेक्चर्स हैं और आपका मिड टर्म का सिलेबस है 1 to 7। लेकिन लेक्चर 7 है लेकिन लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, बहुत थक जाता है लेक्चर रिकॉर्ड करते करते। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे के मुताबिक जो मिडल चाइल्डहुड है, इसमें कंक्रीट ऑपरेशन की बात होती है। इस पीरियड में कंक्रीट ऑपरेशन की रेंज होती है 7 to 11 years। और जो पीरियड होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड, इसमें क्या होता है कि बच्चे लॉजिकली रीजन और सोचना शुरू करते हैं चीज़ों को। इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन और लॉ कंजर्वेशन, ऑपरेशनल थिंकिंग, अडहेरेंस टू लॉजिक एंड रीजनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ कंजर्वेशन। लॉ कंजर्वेशन इज एबिलिटी है रिकॉग्नाइज, पहचानने की, टू इक्वल क्वांटिटीज को ऑफ मैटर रिमेन इक्वल इन सब्सटेंस वेट और वॉल्यूम। मतलब दो इक्वल क्वांटिटीज की चीजों को रिकॉग्नाइज करना। अगर आप उनकी अपेयरेंस को चेंज भी कर देते हैं तो बच्चा ये चीज समझे कि नहीं, इसके क्वांटिटी सेम है, इसकी जस्ट अपेयरेंस को चेंज किया गया, जब तक उसके अंदर ऐड ना किया जाए या टेकन अवे ना किया जाए न्यू चीज को। कंक्रीट स्टेज ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है कि चाइल्ड सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट को रीजनली समझना शुरू कर देते हैं कि क्या साइड अपेयरेंस है, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को समझते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर 2 ग्लास में पानी लिया है और एक ग्लास से पानी लिया है और दूसरा ग्लास जो है उस लेंथ में बड़ा है लेकिन विड्थ में स्मॉल है, उसके अंदर भी पानी उतना ही आएगा, लेकिन बच्चे को ये लगता था कि शायद अब उसमें पानी ज्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ पर बच्चा इस चीज को समझता है कि ये जस्ट अपेयरेंस चेंज हुई है, क्वांटिटी उतनी ही है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को समझना शुरू हो जाता है। ऑपरेशनल थिंकिंग क्या होती है? ऑपरेशनल थिंकिंग में बात की है कि बच्चा सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है, ऑपरेट करना शुरू कर देता है, अपनी मेंटल एक्टिविटीज को समझता है। जिसमें बच्चे जैसा कि हम देखते हैं कि मैथ के सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को समझते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इस बारे में। कंक्रिएट ऑपरेशनल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो मच बेटर होते हैं प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन से। ठीक है, वो नंबर्स का डील करना सीख जाते हैं, किस तरह नंबर के साथ काम करते हैं, किस तरह कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करते हैं, किस तरह रियलिटी को फैंटेसी से डिफरेंशिएट करते हैं। इन सब चीज़ों के काबिल हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने के। ये बहुत ही लेकिन यहाँ पर वो बड़े लेस ईगोसेंट्रिक होते हैं। दे रियलाइज दैट मोस्ट फिजिकल ऑपरेशन जो है वो रिवर्सिबल होता है, और उनकी जो एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, वो भी इंक्रीज हो जाती है। अडहेरेंस टू लॉजिक एंड रीजन। यहाँ पर मेंटल ऑपरेशंस में पियाजे ने कंक्रीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये बात समझाई है कि जो बच्चे होते हैं वो फॉलोइंग रूल्स ऑफ लॉजिक एंड रीजंस को समझते हैं, जिसमें क्लोजर है कि जिसमें आता है कि किस तरह आप दो चीज़ों को मिला के थर्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 + 4 = 7। रिवर्सिबिलिटी, किस तरह अगर आपने उसको ऐड किया तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एसोसिएटिवली, आप तीन स्ट्रक्चर्स को मिलाते हैं, लेकिन चीज मैटर नहीं करती कि उनका ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। 3 + 4 + 7 कर ले सेम आंसर आएगा, या 4 + 7 + 3 कर ले तब भी सेम आंसर आएगा। आइडेंटिटी, कि आप किसी चीज को लीव कर रहे हैं अदर्स अनचेंज। 4 + 0 किया तो 4 ही आंसर आएगा, 0 को प्लस करने से। ये बड़ा कंफ्यूज करता होता था हमें बचपन में, 4 + 0, 4 - 0। जैसा कि देख हमें ये चीज भूल जाती थी कि 4 को जब प्लस किसी भी नंबर के अंदर अगर 0 को प्लस करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब किसी भी चीज नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल माइनस हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो चीजें हमें बड़ी आसानी से आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इन मिडल चाइल्डहुड। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी की बात हो रही है, इसमें इमीडिएट मेमोरी जो होती है वो इंक्रीज करती है बच्चे के अंदर मिडल चाइल्डहुड में। एट एज 5 to 6 में बच्चे जो होते हैं वो 2 डिजिट्स को रिमेंबर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिए कि अगर आप एक बच्चे को कहते हैं कि 8 37 5 1 6, आपने इसको रिवर्स काउंट करना है, 8 3 7 5 1 6 इस तरह। तो जो बच्चे होते हैं वो जो 5 to 6 ईयर के बच्चे होंगे जस्ट 2 डिजिट्स को कॉल कर पाएंगे। एडोलिसेंस जो होंगे वो 6 डिजिट को रिमेंबर करेंगे। यहाँ पर दो प्रोसेस हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, रिमेंबरिंग में। वो है मेटा मेमोरी एंड मेटा कोग्निशन। मेटा मेमोरी क्या होता है कि एक पार्ट है एस्पेक्ट ऑफ मेटा कॉग्निशन का, कि आप किस तरह नॉलेज को, किस तरह आपका मेमोरी जो है मेमोराइजेशन प्रोसेस कैसे करता है, मेमोरी कैसे प्रोसेस करती है, आप किस तरह इंफॉर्मेशन को डिफरेंट इंफॉर्मेशन से अपना नॉलेज बनाते हैं, और किस तरह आप मेमोराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को।
और किस तरह आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन को कितना बेस्ट तरीके से रिमेंबर कर पाते हैं, किस किस किस्म की टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। मेटाकोग्निशन एक फैकल्टी दैट प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट सच मैटर एज हाउ फास्ट आप कितना फास्टली चीज़ों को लर्न करते हैं। ठीक है। और ये जो ऑल दिस पार्ट ऑफ द मेटाकोग्निशन है, इसको मेटाकोग्निशन नॉलेज कहा जाता है। मेटाकोग्निशन आर नोन एज मेटाकोग्निटिव नॉलेज। ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड में 4 कंसेप्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज फॉर्म कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चे की साइज और फॉर्म को समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, और किस तरह चीज़ों को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट किया जाता है, बच्चा इस चीज़ को समझता है। और जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा जल्दी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं एज कम्पेयर टू यंगर चिल्ड्रन। नंबर कॉन्सेप्ट, बच्चा इस 8th ईयर में ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ डील करना सीख जाता है। बच्चा पैसे और रुपीस की वैल्यू को समझना सीख जाता है। टाइम कॉन्सेप्ट्स, इस एज में बच्चा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रिलेशनशिप है इस चीज़ को सीख रहा है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि घड़ी की सुई चल रही है, लेकिन पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। डेथ कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा है कि बहुत ही सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो डेथ है। बच्चों का इस चीज़ को समझना भी और बड़ा मुश्किल है, और पेरेंट का बच्चों को ये समझाना भी डेथ का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। 7 to 8 ईयर में बच्चे इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट लेना शुरू करते हैं, और 8 ईयर में जाके बच्चों को ये चीज़ रियलाइज़ होना शुरू होती है कि जो तमाम दुनिया में लोग हैं वो एक दिन सबकी डेथ हो जाएगी, एक वक्त आएगा। मतलब डाई के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है कि जब मैं छोटी थी, अब मुझे ये नहीं याद को मेरा क्या मतलब कि एज थी। आई थिंक 7 to 8 ही होंगी या 5 to 6 होंगी, इसलिए मुझे वो बात अभी तक याद है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि शायद डेथ जो है वो इस तरह एज वाइज होती है। मतलब जो घर में आपके सबसे बड़ा होता है पहले वो उसकी डेथ होती है, फिर जो उससे छोटा होता है उसकी डेथ होती है। पता नहीं अब आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा, लेकिन शायद आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो। जो मुझे याद है मेरी ये समझ थी उस एज के मुताबिक। तो अक्सर मैं बड़ा परेशान हुआ करती थी, और ये चीज़ मुझे बड़ा टॉर्चर किया करती थी। मैंने कभी ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की थी। बस मैं खुद ही सोचा करती थी कि मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी, मेरे सारे घर वाले चले जाएंगे। ये चीज़ अक्सर मैं बैठकर अकेले सोचा करती थी। फिर शायद मेरी एज ज़्यादा हुई होगी, 7 to 8 ईयर हुई होगी। मैंने अपनी मदर के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया, और उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी वक्त किसी भी एज में किसी की भी डेथ हो सकती है। फिर उस वक्त ये भी हुआ कि मेरे चाचू की डेथ हुई, एक्सीडेंटली उनकी डेथ थी, बहुत अचानक। अच्छा, उस वक्त फिर वो मेरे अब्बू से छोटे थे, मतलब चाचू थे। तो उस चीज़ ने भी मुझे एक लेसन दिया कि नहीं, ये वो जो मेरे चाचू की डेथ हुई ना मेरे सामने, उनकी जो डेथ थी वो मेरी होश में हुई थी। मतलब मैं शायद 9 to 10 ईयर्स होंगी। मैंने उस चीज़ को समझा कि उनकी डेथ पे मुझे डेथ का कॉन्सेप्ट, मैं अगर इन शॉर्ट आपको कहूँ तो मुझे समझ में आया कि क्या होता है। इस तरह डिफरेंट बच्चों को डेथ का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल होता है। साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड इलेबोरेट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट की, जैसा कि सबसे पहले हम जीन पियाजे की पढ़ते हैं। जीन पियाजे के मुताबिक इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मोरल कंसेप्ट, बच्चे के अंदर मोरल कंसेप्ट किस तरह डेवलप होता है। अच्छा, यहाँ पर दो स्टोरीज बताई हुई है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि पियाजे ने कुछ स्टोरीज पेयर की, कंस्ट्रक्ट की, और बच्चे से पूछा कि जब उन्हें दोनों स्टोरीज सुनाएंगी, बच्चे से पूछा कि आपको कौन सी ज्यादा नॉटियर लग रही है। ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर बात हो रही है कि पियाजे के मुताबिक जो चिल्ड्रन की कॉन्सेप्शन ऑफ मोरालिटी है वो डेवलप करती है 2 मेजर स्टेजेस में, प्री ऑपरेशनल एंड ऑपरेशनल स्टेज। द फर्स्ट स्टेज होती है वो मोर्टेलिटी की होती है। कंस्ट्रेंट जिसे करते हैं वो उसे हेट्रोनेमियस मोरालिटी भी कहा जाता है। इसके अंदर रिज सिंपलिस्टिक जजमेंट्स को करेक्टराइज किया गया है कि ये जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो जस्ट ब्लैक एंड वाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ग्रे को नहीं समझते। मतलब बिहेवियर में राइट एंड रॉन्ग को समझते हैं कि एक चीज़ गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। सेकंड स्टेज मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन की होती है, जिसको ऑटोनोमियस मोरालिटी भी कहा जाता है। इसमें मोरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा मच्योर होते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन लेस ईगोसेंट्रिक होते हैं। मतलब वो समझना शुरू करते हैं कि किस तरह लोग जो है वो रूल्स बनाते हैं, किस तरह लोग इन रूल्स को चेंज कर लेते हैं, किस तरह हम इन रूल्स को चेंज कर सकते हैं, और पनिशमेंट क्या होती है, किस क्राइम पे पनिशमेंट दी जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग का देखते हैं कि इन्होंने 6 स्टेजेस कैटेगराइज की, जिसमें 3 मेजर लेवल से उनको हम स्टडी करते हैं। और जो फर्स्ट 2 लेवल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 है रिकन्वेंशनल मोरालिटी।
रिकन्वेंशनल मोरालिटी में बात हो रही है कि बच्चा सोशली एक्सेप्टेबल मोरल्स को नहीं समझता कि सोसाइटी किस तरह के मोरल्स को, बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करती है। स्टेज वन ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में बच्चा ये समझना शुरू करता है कि किस तरह अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। वो सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए उन रूल्स को ओबे करता है। वो उन रूल्स को बेसिकली उनका असल मकसद क्या है उनको ओबे करने का वो नहीं जानता होता। नेटिवली इगोइस्टिक ओरिएंटेशन में क्या होता है कि कोहलबर्ग ने ये फील किया कि जो भी रेसिप्रोकल सेंस है उसमें बच्चे किस तरह उसको ऑपरेट करते हैं, कि बच्चे किस तरह अपनी जो वो चाहते हैं अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के साथ साथ वो दूसरों की ज़रूरियात को भी सेटिस्फाई करते हैं। जैसा कि वो जो खुद दूसरे का काम करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी करे। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच यूर, अगर तुम मेरी बैक स्क्रैच करोगे तो मैं तुम्हारी करूंगा। मतलब इस तरह की फेवर लेना, रिटर्न फेवर जैसे कहा जाता है कि आप उसे कोई काम करें तो आप कहेंगे कि आप मेरा काम भी करोगे। लेवल टू कन्वेंशनल मोरालिटी। चिल्ड्रन नाउ वांट टू प्लीज अदर। लोग दूसरे बच्चे बच्चे जो होते हैं वो दूसरों को खुश करना सीख जाते हैं, दूसरों के स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं फिर उनके मुताबिक काम करते हैं। मतलब जिस तरह उन्हें होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करना है, मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि मैं अच्छे नंबर लेके आऊँ। अब वो देखें 3 to 5th क्लास में, 6th क्लास में, तो वो नहीं समझते होंगे कि पढ़ाई का क्या मकसद है खास तौर पर, लेकिन उन्हें यह है कि एक रीइंफोर्समेंट मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से कि आपने ये, उन्हें पता है कि इतना पता चल गया है कि अगर वो अच्छे नंबर लेंगे तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो कि स्टेज 3 है, और मुझे सांस चढ़ गया है। इस स्टेज में कंसिडरेबल डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी की बात हो रही है। बच्चे रियलाइज करते हैं दूसरों की प्रेज या अप्रूवल लेने में वो कोशिश करते हैं। स्टेज 4 में अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि इंडिविजुअली कंसर्न करते हैं, अपनी ड्यूटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, हाई अथॉरिटीज को और अपने सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं। मोरालिटी ड्यूरिंग दिस स्टेज में इसको लो एंड ऑर्डर मोरालिटी भी कहा जाता है। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ड्यूरिंग दिस पीरियड में चिल्ड्रन मोरालिटी जो होती है वो मेच्योर स्टेज पर पहुंच जाती है। स्टेज 5 में बात हो रही है कि बच्चे जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने टाइम्स को, ह्यूमंस की नीड को, लॉ कॉन्फ्लिक्ट को, बिलीव करते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है और वो किस तरह जो लॉ को obey करेंगे तो उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा। मतलब पहले हमने देखा कि उस स्टेज में बच्चे सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए लॉज को ओबे कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो समझते हैं कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। स्टेज 6 है मोरालिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। Peoples do what they as individual think right regardless of legal restrictions। बच्चे खुद देखते हैं कि उन्हें क्या चीज़ ठीक लग रही है, इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स को पहचानना शुरू करते हैं। पहले हमने देखा था कि दूसरों को देखते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा, यहाँ पर वो खुद को भी समझते हैं। सलमान की बात हो रही है। रोल टेकिंग कैन बी डिफाइंड एज पुटिंग वन सेल्फ। डेवलपमेंटल ऑफ रोल टेकिंग 5 स्टेजेस बताई हैं। एट स्टेज 0 में जो कि एज 4 to 6 होती है, चिल्ड्रन थिंक करते हैं, जज करते हैं एगोसेंट्रिकली और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अज्यूम नहीं कर सकते। वो स्टेज 1 में वो दूसरों रियलाइज करते हैं कि किस तरह लोग जो है इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंटली सिचुएशंस को। स्टेज 2 में फ्रॉम जो कि 8 to 10 ईयर है। स्टेज 3 फ्रॉम द एज 10 to age 12 चिल्ड्रन कैन स्टेप आउटसाइड अ रिलेशनशिप एंड व्यू फ्रॉम थर्ड, दूसरे के थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बंदे को समझने की भी कोशिश करते हैं। स्टेज 4 अराइव्स होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एडोलिसन जो होते हैं वो रिलाई पर्सन्स के म्यूचुअल रोल जो टेकिंग्स होते हैं उसको रियलाइज करते हैं, और जबकि डजेंट ऑलवेज रिजोल्व, हमेशा डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं कर सकते डिस्प्यूट्स को। मिडिल चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ। मैं कोशिश करूंगी कि, पता नहीं क्यों शायद मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा लेक्चर। मिडिल चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ में क्या होता है कि एक तो लेक्चर भी बड़े लेंथी है, और मेरा दिल में मुझे मज़ा तब आता है लेक्चर रिकॉर्ड करने का जब मैं आराम आराम से सारा कंसेप्ट डिलीवर करूँ। और अब तो मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये घंटे का ही लेक्चर बन जाएगा। मिडिल एज ईयर्स में क्या होता है कि मच लेस टाइम व्हाट देयर फैमिलीज देन दे डिड ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी में तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्लोज होता है पेरेंट्स के, क्योंकि वो बच्चा उनका मोहताज होता है। बच्चा खुद खा नहीं सकता, खुद बोल नहीं सकता, खुद कुछ ले नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे मिडिल चाइल्डहुड आता है बच्चा अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन नो लॉन्गर डिपेंडेंट, वो बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता। ट्रांजिशनल स्टेज होती है वो को रेगुलेशन होती है, बच्चे जो होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं पावर को शेयर करने में। चिल्ड्रन इस स्टेज में कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी विशेस को सोसाइटी की डिमांड्स के साथ। मतलब वो सोसाइटी की डिमांड्स भी देखते हैं साथ अपनी विशेस का भी ख्याल रखते हैं।
चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी होती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड में वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है फैमिली से। ये कैसा होता है ये आगे से बड़े डिटेल से हम पढ़ते हैं। रिलेशनशिप जो होते हैं फैमिली मेंबर के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट चिल्ड्रन में। जैसे कि जो हैप्पी फैमिली का बच्चा है तो वो अगर एक ये इस बात को हम बार बार पढ़ के आए हैं कि बच्चा जिसकी फैमिली हैप्पी है वो उतना ही कॉन्फिडेंट होगा, उसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, उसका बिहेवियर उतना अच्छा होगा, वो उतना ज़्यादा सोशल होगा। लेकिन अगर बच्चा जिसके अनहैप्पी रिलेशनशिप में पला बड़ा है उसके इमोशंस में टेंशन होगी, स्ट्रेस्ड होगा। चाइल्ड एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट्स भी डिपेंड करती हैं फैमिली पे। अगर तो जो बच फर्स्ट बोर्न है ओनली चिल्ड्रन है उसको ज़्यादा केयर मिल रही है या वो ज़्यादा अंडर प्रेशर है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने अचीवमेंट्स नहीं कर पाएगा, हासिल नहीं कर पाएगा, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर उसी बच्चे को इनकरेज किया जा रहा है घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को अचीव करेगा। चिल्ड्रन क्रिएटिव एंड कॉन्फर्मिस्ट होते हैं अपने बिहेवियर में ग्रेटली, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं होम ट्रेनिंग में। होम ट्रेनिंग में चीज़ें आ जाती हैं कि एक प्रॉब्लम है डाइवोर्स का। जिस बच्चे के पेरेंट्स को डाइवोर्स हुई हुई है और सेपरेशन हुई हुई है उस बच्चे वो उस बच्चे की पर्सनैलिटी और तरह से होगी। वो बच्चा कभी भी उन बच्चों के मुकाबले में नहीं जा सकता जिनकी जो परवरिश है वो एक हैप्पी फैमिली में हुई है। एक डिवोर्स सफर जो बच्चा होता है वो पेन फील करता है, कंफ्यूजन, एंगर, हेट, बिटर डिसअपॉइंटमेंट का सामना रहता है उसे, सेल्फ डाउट रहता है उसे, फेलियर की टेंशन रहती है उसे। और अगर कोई ऐसा होता है कि किसी बच्चे के घर में डेथ हो जाती है, कोई डेथ सीन है या कोई भी मार्शियल डिस्कॉर्ड है, वो भी बच्चा इन चीज़ों से गुजरता है, आइसोलेट हो जाता है, रिजेक्टेड फील करता है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है अग्रेशन और फियर। अग्रेशन एक अनदर कॉमन इमोशन है जो कि मिडिल चाइल्डहुड में होता है और ये भी फैमिली पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। फिजिकल अग्रेशन जो होता है वो कम होता जाता है एज कम्पेयर टू जितना कि 5th to 6th ईयर में होता है। मिडिल चाइल्डहुड में अग्रेशन में आर्गुइनिंग, नेम कॉलिंग, एलिबिस और मेकिंग डिसएग्रीबल रिमार्क्स वगैरह होते हैं। बॉयज जो होते हैं मोर एग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर बच्चे को घर में एक अच्छा माहौल माहौल मिला है, पेरेंट्स ने उसे हमेशा खुश रखा है, पेरेंट्स की तरफ से उसे हमेशा वार्म वेलकम किया गया है, तो वो अग्रेसिव ज़्यादा नहीं होगा। नॉन अग्रेसिव चिल्ड्रन जनरली कम फ्रॉम दोज फैमिलीज, मतलब वो अग्रेसिव होगा जिस बच्चे को पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, जिस बच्चे को पेरेंट्स की तरफ से प्यार नहीं मिला, जिसको मिला होगा वो नॉन अग्रेसिव होगा। फियर में भी यही बातें आती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड में इसी पीरियड में फियर फियर और एंग्जाइटी भी देखा गया है बहुत सारे बच्चों में। सोशल स्ट्रेस जो कि एक प्राइमरली सोर्स है फियर का इस पीरियड में। बच्चा शाय होता है, साइलेंट, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। इसमें काज ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को इनकरेज नहीं करते, बच्चे को सपोर्ट नहीं करते। चाइल्ड में नीड सपोर्ट, बच्चे को उनकी ज़रूरत होती है सपोर्ट की, उनकी इनकरेजमेंट की, इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पर बच्चा खुद को शाय फील करता है। विदाउट सच हेल्प, अगर इस तरह की बच्चे को हेल्प ना दी जाएगा तो शाइनेस जो होती है वो डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, जो कि सीरियसली हैम्पर्ड करती है उसके सोशल रिलेशनशिप्स को। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेसन नंबर 7। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपना मैंने देखे पूरी कोशिश किया कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, लेकिन लेक्चर्स आसान है। पहले हमने स्टार्ट में मुश्किल लेक्चर भी पढ़े हैं लेकिन ये आसान है, आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अपने एलएमएस पे जाकर अपने टीचर से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी मुश्किल से लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एडिट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। प्लीज़ प्लीज़ काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने फाइनल टर्म के सिलेबस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।